अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अच्छा, एक चीज बताएं हुमा जो मिसिंग थी। हम जीत गए, हमने सेलिब्रेट कर लिया, ग्राउंड स्टाफ के साथ तस्वीरें भी हो गई। एक चीज जो पाकिस्तानी टीम के साथ एसोसिएटेड है, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हो, वो एक इवेंट, एक चीज जरूर होती है, केक। यस सर, I knew it, of course, केक। केक नहीं हमने अब तक काटा था, वो भी कट गया। ये वो रस्म है जो हमने अदा करनी ही करनी है। इसलिए जो चार्टर्ड फ्लाइट थी जो हमारे बॉयज को लेकर गई फ्रॉम हैदराबाद टू अहमदाबाद, उसमें हमने केक का इंतजाम कर लिया। उड़ते उड़ते याद आया कि हो हैदराबाद में तो कैसे रह गया? केक ही नहीं काटा, तो केक कट गया। लेकिन आपको जल्दी से पहले ये बता देना, अभी तक तो सारी टीम जो हमारी थी और जितने भी मैचेस हुए वार्म अप से लेके 2 जो इनिशियल मैचेस हुए वो हैदराबाद दक्कन में ही हुए। सो दे वर देयर, पाकिस्तानी टीम। Now they have flown to Ahmedabad. इस्तकबाली डांस, इस्तकबाली डांस ही था। ओवर, चले ये तो हो गया। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, तो हम सिकंदर क्या हाल है आपका? पाकिस्तान इंडिया मैच है ना यार हफ्ते को, तो हमने बात तो करनी है ना, उसकी तैयारी की बात करनी है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। डांस का पूछे, क्या ये मैंने टर्म निकाला है या ये होता है? हमारे यहाँ शायद इस्तकबाली कमेटी होती है बेसिकली। आपको पता है कभी भी कोई छोटा मोटा इवेंट हो, स्कूल का कोई सियासी, तो इसमें इस्तकबाली कमेटी होती है अपने इस्तकबाली डांस की टर्म। तो उस कमेटी के अंदर आपने जो भी एहतमाम करना हो, नहीं इनका डांस ट्रूपे था, हमारा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ आपको याद है वो गैर जरूरी तौर पर बच्चों को दूल्हा और दुल्हन बना के खड़ा कर दिया जाता था, याद है बचपन में? वाई? सो या सिक्कू हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, मेरा ख्याल है कि अब आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो जाएं, क्योंकि ये कहीं और निकल रही है बात कहीं और चली गई है। बात कहीं और चली गई है। थॉट्स बिफोर द बिग मैच ऑन सैटरडे, सिकंदर? या तो कभी आप जो बात कर रहे थे ना इस्तकबालिया के, हम लोग जब गए थे 44 इयर्स बैक 1979 में, तो हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? जी मुझे आ रही है, आप बोलते रहे सिकंदर, इनका हम फिक्स करते हैं। और उस वक्त भी हम गए थे 27 इयर्स आफ्टर 27 इयर्स। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक इंडियन हमसे पूछ रहा था कि हम देखने आए हैं, हमारे होटल के बाहर 5-6 हजार का क्राउड हमेशा खड़ा रहता था कि पाकिस्तानी होते कैसे, मतलब इस तरह का उनके पास, इसलिए कि 27 साल बाद जा रहे थे, सोशल मीडिया था नहीं, टेलीविजन थे नहीं, तो इसी तरह का इस्तकबाल होता था जिस तरह के अभी हो रहा है। बड़ा जबरदस्त किस्म का उनके ये रिवायत है, उनका कल्चर है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी हम देख रहे थे कि वो ग्राउंड मैन के साथ तस्वीरें खिंचवाई, तो मैं पीसीबी को एक छोटा सी एडवाइस करूंगा कि ऐसे मौके पे, जब खास तौर पे जैसे कि हम इंडिया जा रहे थे ना, तो इन्हें टी शर्ट्स बनवा लेनी चाहिए थी बहुत सारी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा होता। मैंने और वो हर एक को पूरे ग्राउंड स्टाफ को एक टी शर्ट, फिर पता है होटल वालों का भी दिल चाहता था। अभी भी मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब आज पहुंचेंगे, उनके सामान लगेज में ऐड कर दें। आई होप सो। और या फिर जो भी उनके लिए उनके लेजन ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे लोग जो उनके साथ अटैच होते हैं, उनको एक ऐसी टी शर्ट दी जाए जिसमें पाकिस्तान का झंडा लगा हो, पाकिस्तान जिंदाबाद हो, तो बहुत ही मतलब है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कि सूवेनियर के तौर पे एक टी शर्ट सारों को देनी चाहिए। अब मैं आई हूँ ना, अब आप जो भी होश में आई हूँ थोड़ी सी। अब फिर और फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि देखें, आपने बीच में हो गया, मैं थोड़ा सा वो जो आप बात कर रहे थे ना कि वहां पर जो भारत ने क्या मिस किया एशिया कप में, जो हमने अचीव किया, हमने जो भारत जाके अचीव किया वो ये किया कि पाकिस्तान के नारे लग रहे थे ग्राउंड के ऊपर, जीतेगा भाई जीतेगा, सब नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जीतेगा। भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा रहा था। ये चीजें भारत ने मिस कर दी जो कि पाकिस्तान में होती। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप ये देखेंगे सिकू, you know there are so many people around us who would do anything to see Virat Kohli playing in Gaddafi Stadium Lahore. अरे सर, आपको अगर याद हो कि 2004 including us as well, हम सब छोड़ छाड़ के पहुंचेंगे कोहली को गद्दाफी स्टेडियम में खेलता देखने के लिए, लेकिन जाहिर है वो नहीं है यार। 2004 और 6 की बात है कि पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था कराची के स्टेडियम में, जो भारत जीत गया था। तो भारत की टीम ने लैप लिया था, विक्ट्री लैप, और पूरा स्टेडियम कराची का खड़े होकर तालियां बजा रहा था उनकी इस अचीवमेंट पे, जो उन्होंने जबरदस्त किस्म का मैच जीता था। तो भारत ने सियासी तौर पे उनकी हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ जहनी तौर पे माऊफ है, क्या कहते हैं ना, बंद है उनका जहन। ये इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है? अब आपको लगता है कि हमारा जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए फॉर द मैच अगेंस्ट इंडिया? क्योंकि पता नहीं क्यों, वैसे क्यों मुझे कहीं से आवाज आई थी कि फखर को वापस, भाई क्यों ले आए वापस आप? वो बात देखिए, एक जो हमारा स्लॉट था ना, फखर की जगह अब्दुल्ला आ गया, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर दी। अब सबकी नजरें जो है, देखें
ये इस वर्ल्ड कप में लोग बहुत गहरी नजर से देख रहे हैं। हम सब इमाम के ऊपर उनकी नजरें पड़ गई हैं कि इमाम जो है वो बाउंसर पे हुक करते हुए आउट हो जाते हैं, उनसे रन नहीं हो रहे, उनकी 7 इनिंगें फेल हो गई हैं, ये हो गया है तो वो हो गया है। हालांकि उसकी एवरेज अच्छी है, वो सीधा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, मगर अब सबकी नजरें उस पर होगी। वो चाह रहे, मैं नहीं चाहूंगा कि एक इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले तब्दीली हो, इसलिए कि देखिए अगर आप फकर को लेकर आ रहे हैं कि वो कौन से अच्छी फॉर्म में, कौन से मेंटल लेवल उसका अच्छा होगा, वो परेशान होगा, घर में कमरे में अकेला बैठ के सोचता होगा कि मैं ड्रॉप हो गया और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो मेंटली तौर पे सेटल नहीं होगा। ऐसे मौके के ऊपर उसको दोबारा लेके आना, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी अक्लमंदी नहीं होगी। उसके लिए बेहतर होगा कि हम इंतजार कर लें कि इस मैच के बाद अगर इमाम खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो फेल हो जाता है तो फिर आप उसको इंडक्ट कर लें, मगर ये कि अभी ना करें चेंज। उसके अलावा मैं समझता हूँ ये विनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, सबने अच्छा किया, बस अल्लाह का नाम लेके जाएं। फिर हम सब इंतजार कर रहे हैं उस जीत का। हम वर्ल्ड कप में कुछ करें ना करें, ये मैच तो जीतना चाहिए। हमें इंशाल्लाह ये मैच भी जीतना चाहिए और हम जीतेंगे। सिकू, तो हम आपको रोज तंग करते रहेंगे जब तक ये मैच नहीं होता, और मैच के बाद तो ऑब्वियसली तंग करेंगे ही। अच्छा, इंडिया अफगानिस्तान के मैच के ऊपर आपकी थॉट्स हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा। यार मैंने 2-3 चीजें नोट की उसमें। नंबर 1 कि ये अहमदाबाद में मैच हुआ था जहां पर हम आज कल खेलेंगे, तो भारत की तरफ से सीमर्स ने, जो फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने आउट किए हैं। बुमराह ने 4 आउट कर दिए, 2 आउट उनके दूसरे फास्ट बॉलर ने आउट कर दिए, विच इज अ गुड साइन। मुझे खुशी हुई देखकर कि सीमर्स ने वहां आउट किए, तो हमारे पास सीमर्स अच्छे हैं, हम उन पर अटैक कर सकते हैं। और एक चीज समझ में नहीं आई अफगानिस्तान की कि वो उनके पास 270 रन थे, और जब राशिद खान बॉलिंग कराने आए तो 140 रन हो चुके थे, 140-45 ऐसी, वो 140 से 150 रन हो चुके थे। कमेंटेटर भी हैरान थे, और उसने आते ही जो है वो आउट किया उसको, किशन को, तो वो हैरान थे कि भाई राशिद को आपने बॉलिंग क्यों नहीं कराई। तो ये चीज मैंने थोड़ी सी नोट की है। बाकी तो अफगानिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है, उनका तो ये होम ग्राउंड है, भारत के में वो जाके अपने क्रिकेट खेलते रहे, उनका पूरा सेटअप वहीं था। तो ऐसा लगता है कि जब भी इंडिया अफगानिस्तान खेल रहे हैं फ्रेंडली से मैच हो रहा है। हाँ, फ्रेंडली से लगता है, और फिर एक डन सी चीज लगती है, जैसे इंडिया ने जीतना ही जीतना है, बड़ा भाई भी तो है। वो जुनून भी अफगानिस्तान की टीम में नहीं नजर आता, जो उनका रेज और एंगर अगेंस्ट पाकिस्तान नजर आता है। नजर आता है, उनका क्राउड भी ठंडा हो जाता है, वहां जाकर क्राउड में भी नजर नहीं आता। अच्छा जी, थोड़ा सा ट्रिविया भी साथ साथ हम देना चाहते हैं। कोहली ऑलरेडी फॉर्म में थे, रोहित भी फॉर्म में आ गए हैं। बिल्कुल, देखें ना, कोहली तो थे, रोहित का जबरदस्त नहीं। उन्होंने देखिए एक और चीज की है, कल आपने गौर किया, जो उससे पहले हुमा बात कर रही थी कि रन रेट बढ़ाने वाली, तो इंडिया ने भी रन रेट बढ़ाया है। आप देखें, उन्होंने जल्दी जल्दी रन किए ताकि उनका जो रन रेट है वो बेहतर हो जाए। उन्होंने इंतजार नहीं किया, वरना वो आराम से खेलते तो 48वें ओवर के अंदर टुक टुक करते वो रन कर जाते, मगर उन्होंने अपना टाइम लिया, आराम से खेले, और नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने जल्दी जल्दी रन करके इसको खत्म कर दिया ताकि उनका रन रेट भी अच्छा हो जाए, जो कि बहुत जरूरी होगा एंड में जाकर। जब 5-6 मैच होंगे तो फिर रन रेट की रेस शुरू हो जाएगी, और इससे फायदा हुआ ना, सर्टनली पॉइंट्स टेबल पे वो दूसरे नंबर पर आ गए। सो हमें भी थोड़ा सा क्या सांस लिया, नहीं, हमें भी इससे बेहतर जाहिर रन रेट करने की जरूरत है। मतलब है कि अब्दुल्ला का कहने का मकसद है कि अगर हमारे पास भी कोई ऐसा हल्का मैच आ जाए जिसके अंदर हम जल्दी रन कर सकते हैं, कोशिश करें कि उसे आखिर तक ना लेके जाएं, बड़े मार्जिन से जीतें। नजर रखें उस चीज के ऊपर, बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, और ये बात हम अब से नहीं, एक्चुअली पहला मैच खेले जाने से भी पहले इसे कर रहे हैं कि रन रेट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होगा 5 और 6 मैच के बाद में, आप देखिएगा कि एकदम से परेशानियां शुरू हो जाएंगी। अबे रन रेट क्या हो गया, हम 5 पे 4 पे आना है, तो ये वो सारा मामला जो है थोड़ी देर की खुशी होती है, उसे अल्लाह करे कि हम अवॉइड करें और वो हमारे साथ ना सिचुएशन दरपेश हो। बहुत शुक्रिया आपका सिकू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन कल के मैच में ये बात जरूर लोगों ने देखी, लेकिन बाय द वे कल जब हमने मैच देखा ना, तो मैंने इंडिया की इनिंग्स से स्टार्ट किया, और ऑनेस्टली अगर ऑलरेडी अफगानिस्तान बना के एक टारगेट ना दे चुका होता तो लग रहा था इंडिया तो आज 400 कर लेगा, बिकॉज दे वर ऑन फायर यस्टरडे। और शायद आप लोग भी ये बात कर रहे थे, हम भी यही बात कर रहे थे, और उनके सीमर्स ने भी विक्ट्री ली, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर अस, क्योंकि जाहिर है हमारे पास दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं जब भी मुझे कहता है हम ये कहना शुरू होते हैं, टचवुड एंड से एवरीथिंग, बिकॉज़ आजकल आपको पता है कि शाहिद अफरीदी के भी हालात जो हैं वो इतने, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ अ फिंगर इंजरी परहैप्स, एंड ही कैन नॉट बोल टू हिज फुल पोटेंशियल, जिसकी बात हो रही है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, और आगे भी बड़ा ही सेंसिटिव मामला है जो आपको पता है कि, और फलस्तीनी बच्चे जो इस जंग में शहीद हुए हैं
उनकी तादाद 250 से ज़ायद हो चुकी है। आपको पता है, देख ही रहे होंगे अब तो हर जगह यही है। वैसे इन दिस डे एंड एज 2023 में अगर कोई जंग हो रही हो ना, तो बड़ी अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जंगें अभी तक नहीं हमारे यहाँ रुकी। हमास और इजराइल के दरमियान जारी जंग को 6 रोज़ बाय द वे गुजर गए हैं और इजराइल बिल्कुल अंधा हो चुका है। गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। इजरायली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ चुकी है और 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इजराइल ने पूरे गजा की बिजली बंद कर दी है। मतलब एक तो जंग की चल रही है, ऊपर से और बड़ी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, गजा के अस्पताल ने पूरी दुनिया से हंगामी मदद की अपील कर दी है। वहाँ से ऑब्वियसली कुछ मिल ही नहीं रहा उन लोगों को। इजिप्ट की मारूफ दरसगाह जामिअल अज़हर ने गजा पट्टी पर इजरायली जारियत को सहूनी और इनके हिमायतियों के चेहरे पर स्याह धब्बा करार दिया है। दूसरी तरफ हमास ने इसराइली शहर अस्कलान के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत अशदूद और ज़ैदरोत पर भी रॉकेटों से हमले किए हैं। हमलों के बाद तेल अवीव का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इसराइली मीडिया ने दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का एतराफ़ किया है। 5 रोज़ में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई है। 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर शाम और लेबनान की तरफ से भी इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए हैं, जिससे उन इलाकों में भी कशीदगी बढ़ गई है। सो नॉर्दर्न फ्रंट जो है ना, वहाँ पर भी एक ख़तरा है इसराइल के लिए कि अगर वहाँ से ज़रा कशीदगी में इजाफा हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हमास और इसराइल के दरमियान जल्द जंगबंदी ना हुई तो ये जंग गजा के साथ दीगर खलीजी ममालिक को भी अपनी लपेट में प्रॉबली ले सकती है। अभी तो हमास है और अभी हिजबुल्लाह इसमें शामिल नहीं हुआ है, जिसका भी खतरा मंडला रहा है। अच्छा, एक बात है जो बहुत मासूमाना आप समझें कि अगर सोशल मीडिया पे हम देखें, लगता है कि लोगों ने रिसर्च नहीं की हुई कि ये एक्चुअली जंग की जो फिजा बनी है, जंग ही हो रही है। खैर, ये बात शुरू कहाँ से होती है? और लोगों को लग रहा है कि अभी ये जो सैटरडे गुजरा है ना, वहां से ये जैसे अभी इनकी लड़ाई किसी बात पे स्टार्ट हुई होगी, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज कि इसकी जरा डेप्थ में जाएं। ये बड़ी पुरानी बात है। मीर साहब, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं और मीर साहब आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दें फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर एक तबके को साल साल दहाइयों तक दबाया जाता रहा तो जुल्म का निशाना बनाया जाए तो कभी ना कभी तो ऑब्वियसली रद्द अमल आएगा। और जिस तरह फट के ये लोग निकले हैं तो ये तो होना ही था। फ़लस्तीन में बज़ाहिर यही हुआ है, नज़र आ रहा है। ये दुनिया को इतना सरप्राइज क्यों लग रहा है अब? देखें, ये मेरा ख्याल है सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, मगरबी दुनिया, उसको ये सरप्राइज़ लग रहा है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसने गज़ा में भी बहुत से दिन गुजारे हैं, जिसने लेबनान की जंग में भी बहुत से दिन गुजारे हैं, शाम में, इराक़ में, हर जगह पे मैंने वक्त गुजारा और मैं बहुत फ़लस्तीनियों को मिला हूँ। तो मुझे तो ये कभी शक नहीं था कि जो फ़लस्तीनी हैं वो अब इसराइल पे दोबारा हमला नहीं करेंगे। देखें, इसमें जो समझने की चीज़ है वो ये है कि जब मैं गज़ा में था 2009 में, मैंने काफ़ी दिन गुजारे, तो वहाँ पर एक मैंने अजीबोगरीब चीज़ देखी कि वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे 12-12 साल के, 13-13 साल के, वो जब मुझे देखते थे कि मैं कैमरामैन के साथ घूम रहा हूँ और जो गज़ा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर इसराइली फ़ौज का कब्ज़ा था और वहाँ पे उनके टैंक खड़े थे, तो वो बच्चे जो हैं वो मेरे पास आते थे और वो बच्चे जो हैं वो मुझे खुद ऑफ़र करते थे, मुझे पेशकश करते थे कि हम जाते हैं और हम इसराइली टैंक को पत्थर मारेंगे और इसराइली टैंक हम पे फायरिंग करेगा और हम पे मार्टर गोला चलाएगा, तो आपकी बड़ी अच्छी फ़िल्म बनेगी, तो आप ये बनाएं। तो मैं उनसे पूछता था कि ये आप क्यों ऑफ़र कर रहे हैं, आपको पैसे चाहिए? वो कहते थे नहीं, पैसे नहीं चाहिए, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इसराइल के टैंकों का पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं। तो मैंने कहा इससे आपको क्या मिलेगा? तो वो कहते थे कि इससे हम दुनिया को बताएंगे कि हम पे बहुत जुल्म हो रहा है और मैंने कहा आपको पता है इससे आपकी जान जा सकती है? उन्होंने कहा हाँ, जान तो जाएगी, लेकिन हम पहले ही गुलाम हैं, तो अगर इसराइल के गोले से मर जाएंगे या इसराइल की गोली से मरेंगे तो कम अज़ कम हमें ये तो एहसास होगा ना कि हम ये एहसास लेके दुनिया से रुखसत हों कि हमने अपनी कौम के लिए कुछ किया, जो जुल्म हो रहा है उसको बेनकाब किया। तो अगर वो जो 12-12, 13-13 साल के बच्चे 2009 में वो मुझे ये ऑफ़र कर रहे थे और मैंने उनको कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात दोबारा किसी से नहीं करनी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है। वो कहते थे नहीं, ये ख़ुदकुशी तो नहीं है, ये तो जहाद की एक किस्म है। ये उनका दिमाग इस तरह का है। और उन बच्चों को ना किसी वो मदरसे में अभी गए थे, ना किसी स्कूल में गए थे और उनको किसी ने ना बहकाया था, ना कुछ सिखाया था।
तो ये उनकी सोच थी। तो गज़ा जो है वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो दुनिया का एक सबसे बड़ा जेल है, सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है। वहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में यही चीज़ जो है वो जवान होती है, यही चीज़ परवरिश पाती है कि मैंने किस तरीके से इसराइल के जुल्म और जबर से निजात पानी है और इसराइल का जुल्म बेनकाब करना है। अच्छा, अभी आपको लगता है मीर साहब, जिस हिसाब से सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जान जा रही है, सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, इसराइल बाकायदा एलानिया तौर पर नस्ल कुशी पर उतर आया है, लेकिन हमास फ़लस्तीन और इसके हामी जवाब दे रहे हैं। सर्टनली आपकी नज़र में अब ये फुल स्केल जंग में तब्दील हो चुकी है, और क्या ये खित्ते के दीगर हिस्सों तक भी मामला फैल सकता है? देखें, हमास के हमले जो हैं वो आज भी जारी हैं, और खालिद कदूमी साहब जो है उन्होंने इसकी तफसील भी जारी की है। और इसके अलावा अब तो लिबनान से भी हमले शुरू हो गए हैं इसराइल पे, और शाम से भी कुछ हमले हो रहे हैं। तो ये कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि हमास की तरफ से दोबारा अब जवाब नहीं दिया जा रहा। मेरा ख्याल है कि हमास की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, बल्कि हमास के कुछ फाइटर्स जो हैं वो इसराइल के अंदर पहले से दाखिल होकर छुप गए हैं और वो अब बाहर निकल कर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिस लेवल की मुज़ाहमत इसराइल के ख़िलाफ़ होनी चाहिए वैसी मुज़ाहमत अभी तक शुरू नहीं हुई। लेकिन जो हमास का जो असल मकसद था इस हमले का वो उन्होंने हासिल कर लिया है। हमास इस हमले के ज़रिए दुनिया को ये बताना चाहती थी कि इसराइल जो है वो कुछ अहम अरब ममालिक की हुकूमतों के साथ मुआहदे करके हमें इग्नोर नहीं कर सकता, और हमें इग्नोर करके मिडिल ईस्ट में पीस कायम नहीं हो सकता। आप जब तक हमारे हकूक़ हमें नहीं देंगे, जब तक हम पे जुल्म बंद नहीं करेंगे, तो मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। और ये एक पैगाम था जो पूरी दुनिया को हमास देने में कामयाब हुई है। साहब, यू आर राइट, ये मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। जो इस शक में भी थे कि अब बड़ा पीसफुल सिचुएशन हो गई है, और कुछ साल पहले तक ये बहुत ही टेंशन होती थी, अभी भी पीसफुल बिल्कुल नहीं है, और ये सोचना गलत होगा। अच्छा, अब इस मसले का मुस्तकिल हल निकले बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस खित्ते में अमन कायम हो सके, ये तो नज़र आ गया है। और तासुर यही है कि कोई ताकत तो ये चाहती है कि यहाँ अमन ना हो। तो ये कौन हो सकता है जिसको मिडल ईस्ट की बेअमनी में अपना फ़ायदा नज़र आता हो? ये एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन जब आप मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ शोरश ज़दा इलाकों में मूव करते हैं बतौर एक जर्नलिस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो मैंने गज़ा में भी और लिबनान में भी और शाम में भी और भी जो अरब ममालिक है वहाँ पे मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो ये समझते हैं कि पहले भी अमन मुज़ाकरात के ज़रिए जो फ़लस्तीनी लीडरशिप है उसके साथ धोखा हुआ। जो 1993-94 में ओस्लो एकॉर्ड हुआ था PLO के सरबराह यासिर अरफात और इजरायली लीडरशिप के दरमियान, तो उस ओस्लो एकॉर्ड पे अमल दरामद तो नहीं हुआ। तो ओस्लो एकॉर्ड की जो नाकामी है उससे ये साबित होता है कि इसराइल ने मुज़ाकरात के हथियार को इस्तेमाल किया दरअसल फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत को कमज़ोर करने के लिए। तो इसीलिए हमास जो है वो सामने आई, और हमास जो है वो सिर्फ एक अकेला मज़ाहमती ग्रुप नहीं है, इसके अलावा भी फ़लस्तीनियों के बहुत से मज़ाहमती ग्रुप हैं, और वो सब अब ये समझते हैं कि मसला हल होना चाहिए। लेकिन इसराइल जो है उसने किसी भी नए पीस एकॉर्ड में फ़लस्तीनियों को शामिल करने पे आमादगी ज़ाहिर नहीं की। तो अब जो नई सूरत हाल है उसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत जो तमाम बड़ी ताकतें हैं, जिसमें चाइना भी है, जिसमें रशिया भी है, और भी बड़ी ताकतें, उनको चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से एक नया पीस प्रोसेस शुरू करे, एक वसीउल बुनियाद अमन मुज़ाकरात शुरू करने की ज़रूरत है जिसमें कि फ़लस्तीनियों को भी शामिल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इसराइल एक सबसे बड़ी रुकावट थी। इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को अमन मुज़ाकरात में शामिल करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसराइल के अंदर भी जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, जो क़दामत परस्त यहूदी हैं, वो खुल्लम खुला इजरायली रियासत की पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। वो फ़लस्तीनियों के साथ
अमन और मिलजुल के रहने का जो ऑप्शन है वो उसकी हमायत करते हैं, और उन पर भी इसराइल में उन पर भी जुल्म सितम होता है। तो ये दरअसल यहूदियों की और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये जो इजरायली रियासत है वो दरअसल एक नस्ल परस्त रियासत है जो यहूदी मज़हब को रिप्रेजेंट नहीं करती। जो यहूदी मज़हब को रिप्रेजेंट करने वाले क़दामत परस्त ज्यूज़ हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इजरायली रियासत के वजूद के ही खिलाफ है, और वो जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ हैं वो उनका सबसे बड़ा हामी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़लस्तीनियों को एक वसील बुनियाद अमन मुज़ाकरात में शामिल किया जाए और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस एक किरदार अदा करे, और जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं मसला फ़लस्तीन पे, उन पे अमल दरामद किया जाए तो मसला हल हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन पे अगर अमल किया जाए तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, जैसे कि कश्मीर का मसला भी और ये फ़लस्तीन का मसला भी। एंड यस यू राइट, दुनिया भर में जो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे हो रहे हैं उसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले यहूदी अफराद भी हिस्सा ले रहे हैं, और वो खास तौर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जूस हैं, लेकिन हम ज़ायनिस्ट नहीं हैं। फ़लस्तीन के लिए खड़े हुए हैं, निकले हुए हैं। सो वो इसराइली रियासत की जो जाहिरियत है, बर्बरियत है, जुल्म है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए उनके साथ भी फिर क्या हो रहा होता है, दैट्स अनदर स्टोरी। हम 12 अक्टूबर है और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन हर अम्मी को जोड़ों में दर्द की शिकायत है। हाँ। ख़वातीन में ज़ाहिर ज़्यादा प्रेवलेंट है। और अलार्मिंग बात यह है कि अब तो जुवेनाइल आर्थराइटिस की भी बात हो रही है, जो बच्चों में भी वो जोड़ों की दर्द की जो बात आप कर रहे हैं। ताहिरा परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रूमेटोलॉजी हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर है हमने सुना है अपनी माओं से भी, अपनी खालाओं से भी, अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर ख़वातीन से कभी जोड़ों में दर्द है, हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं। बचा जा सकता है इस मामले से किसी तरह? बहुत शुक्रिया मुझे आज इनवाइट करने का। दुनिया भर में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल सेलिब्रेट हो रहा है 1996 से, और उसके पीछे जो पूरा टास्क है, जो फोर्स है, उसका जो गोल है वो यही है कि दुनिया भर में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि सिर्फ अम्मियों को ही नहीं होता, बच्चों को भी आर्थराइटिस हो सकता है, और मर्दों को भी होता है। और बिल्कुल मर्दों को भी हो सकता है। अम्मियों को इसलिए ज़्यादा होता है, वालदाओं को, क्योंकि वो एक्टिव बहुत होती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होती है उनकी, और जो प्रॉपर हेल्दी एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाती हैं फॉर मैनी रीजंस। फिर ओवरवेट हो जाती हैं, और ज़्यादा काम, अब जैसे हमारे लाइफस्टाइल ऐसे है कि किचन में खड़े होकर करना है या घर में भी, तो जब आप ओवरवेट हैं, ज़्यादा देर खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली घुटनों के अंदर जो कुशन हमारे अल्लाह मियाँ ने रखा हुआ है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी ख़राब होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड चेंजेस हैं। वैसे 100 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं दुनिया भर में, और जो जुवेनाइल आर्थराइटिस की आप बात कर रही हैं, मेरे पास जो यंगेस्ट बच्चा है, अब तो बड़ा हो गया थोड़ा, ही वाज 3 months ओल्ड जिस वक्त उसका आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था। वो तो फिर बॉर्न विद इट ही होगा या डेवलप हुआ? जी, बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो इसलिए उन्होंने पिक भी जल्दी कर लिया था। इसका इलाज हो जाता है? देखिए, अगर आप इलाज का मतलब ये कह रहे हैं कि दवा छूट जाएगी, तो ऐसी अभी तक कोई ख़ास ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए दवा खाना बंद कर दी जाए। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है आपके, उसी तरह जो जितने आर्थराइटिस होते हैं उनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट की अच्छी बात यह है कि आप नियर नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, यू आर एज एक्टिव एज अदर पीपल आर। ट्रीटमेंट जो है, दवा जो है आपके जोड़ों में जो फ्लूइड है या मादा है उसको रिटेन करती है या उसको वापस से ग्रो करती है, या क्या होता है? अच्छा, देखिए, जितने आर्थराइटिस हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, हर किसी की प्रेजेंटेशन डिफरेंस है। बेसिकली आपके इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हमारे जोड़ों के अंदर, जोड़ों के इर्द गिर्द जो झिल्ली है उसके ऊपर, उसकी वजह से वर्म रहना शुरू हो जाता है, सूजन होती है, जोड़ों में दर्द होता है, अकड़न रहना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर आप सुबह उठें या इन एक्टिविटी के बाद, जैसे अब आप कोई आदत 2-3 घंटे बैठ के प्रोग्राम करके उठें और आपको लगे कि आपकी जोड़ या कमर स्टिफ है, अकड़ी हुई है, और ऐसा कोई आधा 1 घंटा तक आपको अकड़न, सिर्फ अकड़न की बात कर रही हूँ, दर्द तो रहेगा वो महसूस हो, तो चांसेस हैं कि आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसके लिए हम आज ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वो हैं जिनका ट्रीटमेंट हम लाइफ लॉन्ग करते हैं, और उसके लिए पेशेंट्स को हमारे पास रेगुलर फॉलोअप्स में आना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो अद्वियात हम दे रहे हैं उनके साइड इफेक्ट डॉक्टर ताहिरा, रेमेडीज़ पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ओवर द शेल्फ, ओवर द काउंटर भी कुछ ऐसी
सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं और फिर दूध पिए और हर किसी को यही का दैट शुड बी इनफ। देखिए, जब आपको कोई आर्थराइटिस नहीं है और आप यंगर एज है, उस वक्त से अगर आप लो इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, और सप्लीमेंट्स तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट है, जैसे आप लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फलियां हैं, दालें हैं, दूध, दही, जो हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पनीर, अंडा, मछली, इस तरह की चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने रेगुलर रूटीन में, तो वी होप कि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। आपकी कॉन्फ्रेंस पे आज एक मुख्तसरन अगर ऑडियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए बता दें। जी, लकीली हमने कोशिश करके, हमारी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी हर साल एक इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करती है, जिसमें हम दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हमारे यहाँ आज शुरू हो रही है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, और ये इंशाल्लाह कल और परसों इसके अगर आप डॉक्टर हैं, रूमेटोलॉजी से आपका ताल्लुक है, तो आप ये अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा फॉर बीइंग विद अस। और इसके बारे में सवाल हो तो आप हमें बात पूछ करेंगे, सकते हैं, हम आपको डाइवर्ट कर देंगे डॉक्टर साहिबा के पास लेकर। हम अगर अपनी अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर है सभी मगन होते हैं, और एक लम्हे के लिए अगर कोई मंजर हमारे सामने आए और तसव्वुर करें कि आज भी इस दुनिया में एक खित्ता मौजूद है जहां दिन रात निहत्ते लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं, और जहां आज भी माएँ अपने बच्चों को अपनी ही आगोश में दम तोड़ता सह रही हैं, देख रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन जज्बा है कि ख़त्म नहीं हो रहा। ये मनाजिर, ये जज्बात अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, इसलिए आप ये देखिए और उसके बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये रिश्ता बड़ा पुराना है पाकिस्तानी अवाम और फ़लस्तीनी अवाम का, और यासिर अराफात साहब का ज़माना आपको याद है, his particular style, the scarf that he used to wear and everything, and bringing attention to the plight of Palestinians। और जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे थे, वो एक चुप सी लग जाती है। पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप देखते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। ये कलाम था फैज़ अहमद फैज़ साहब का, और शायद कम लोग जानते हो कि फैज़ साहब और यासिर अराफात साहब की बड़ी दोस्ती भी थी, और इस तरह पाकिस्तानी शोरा ने, और भी शोरा हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए उनके मज़ालिम दुनिया में उजागर करने के लिए जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है कुछ लिखा है, कलाम है मौजूद। सो उनमें से एक कलाम हमने आपके सामने पेश किया है। इन द मीन टाइम हमारे अपने रीजन में एक बहुत बड़ा जो इवेंट हो रहा है उस पर भी हम बात कर लें। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में 2 रोज़ बाकी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो होगा मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो इंडिया के लिए भी इतना बड़ा मैच है कि उन तैयारियों की जो हम बात कर रहे थे ना, कि उस फैन फेयर से स्टार्ट नहीं हुआ ये वर्ल्ड कप, और जिस तरह परहैप्स ये अपने IPL वगैरह भी करते हैं, वो फैन फेयर इस मैच में देखने को मिलेगा। सैटरडे को होगा, इस मैच में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी तकरीब है, बहुत तैयारियां हैं मैच से पहले। इस तकरीब में, अच्छा, 1:30 बजे मैच होगा, 12 बजे तकरीब शुरू हो जाएगी, जिसमें अमिताभ बच्चन, इंडिया बिगेस्ट स्टार, रजनीकांत, मतलब ये सारे जो इनके बिग ग्लोबल स्टार्स हैं, सचिन तेंदुलकर, अरिजीत परफॉर्म करेंगे, उनके बहुत बड़े सिंगर हैं। PCB चेयरमैन ज़का अशरफ रवाना हो गए हैं। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ही सुहेल भाई, बताइएगा क्या अपडेट है? चेयरमैन PCB खुद तो जा रहे हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तानी फैंस और जर्नलिस्टों के लिए भी कहा है कि भाई मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक आप मेरे लोगों को वीज़ा नहीं देंगे? ऐसा नहीं हुआ अपेरेंटली, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो क्लेम यही करते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब तक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कॉल्स नहीं आ जाती वीज़ा के लिए, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया, क्योंकि उनका जो वीज़ा प्रोसेस था वो तो जो मेरी इतलात हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ ही उनके 1-2 रोज़ आगे पीछे 27-28 को सितंबर को ही हो गई थी, और उसके बाद वो इंतज़ार करते रहे जो वो क्लेम करते हैं। लेकिन जो ही कॉल आती है और उसके बाद उनका फौरी तौर पर शेड्यूल तरतीब दिया जाना शुरू कर दिया जाता। परसों शाम के औकात में जर्नलिस्ट जो जाना चाहते हैं, जो एक्रेडिटेड हैं वहाँ पर, उनको कॉल्स आना शुरू हुई थी कि आप आकर अपने पासपोर्ट्स जमा करवाएं, और वो कॉल आना थी। फिर ज़का अशरफ साहब का भी प्रोग्राम बनता है, और फिर वो वहाँ पर जयशा से भी टेलीफोन पर बात करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप अपने जो हमारे फैंस हैं उनका भी मसला हल करें, मीडिया का तो आपने हल कर दिया। और 12-14 घंटे के अंदर ज़का अशरफ साहब का भी प्रोग्राम बन जाता है और वो रवाना हो चुके हैं। जो हमें मालूम पड़ा है वो यही है कि वो वाया
दुबई, दिल्ली और दिल्ली से क्योंकि उनकी एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पर इंडिया में जाने का वो दिल्ली, और दिल्ली से फिर वो आज शाम के किसी वक्त पे पहुँचेंगे अहमदाबाद में, और पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच देखेंगे सैटरडे के रोज़। और इस दौरान क्योंकि जितने भी BCCI के ऑफिशियल्स हैं और उनके सदर और इसी के साथ जय शाह वगैरह, वो पूरी टीम के साथ अपनी जाम जहाँ जा रही है उसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली में थे जय शाह, राजीव शुक्ला और उनके राजबिनी और इसी तरह दूसरे जो ओहदेदारान हैं, वो अब टीम के हमरा ही ट्रैवल करते करते पहुंचेंगे अहमदाबाद, और अहमदाबाद में फिर पाकिस्तान और जो चेयरमैन ज़का अशरफ है उनकी जय शाह और राजबिनी वगैरह के साथ मुलाकात होगी। मैच के 2 रोज के बाद जी आसान तो उनके लिए भी नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी स्टॉप्स हैं बीच में। सोहेल ये ज़रूर बताएं, अब हमें पता है जी, मैं एक आपको यहाँ पर एक बड़ी खबर भी कह ले उसको, या एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े आला ओहदेदार हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है कि जी आप अपना पासपोर्ट भेजें, वीज़ा लगवाएं, लेकिन उन्होंने स्टैंड ज़रूर लिया हुआ है कि जब तक फैंस के हवाले से पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, जिन लोगों ने टिकट्स ख़रीदे हुए हैं उनके वीज़ों का कोई इजरा नहीं किया जाता, और वो भी अपना जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। वो तो अपना उन्होंने स्टैंड लिया हुआ एक ऐसे आला ओहदेदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जी चलिए, अच्छा चलेंगे, वो तो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे जबरदस्त बात है। अब ये जो हम सुन रहे हैं सोहेल के प्रोसेस शुरू हो गया, खास तौर पे सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने वहाँ जाना है, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, और क्या परसों मतलब सैटरडे है, मैच है, दोपहर में ही शुरू हो जाएगा, तो ये फ़ायदेमंद भी होगा उस मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए पहुँच सकेंगे मेरा ख्याल है। अगर क्योंकि प्रोसेस अब होने जा रहा है मुकम्मल, और आज जो है वो तकरीबन मेरे जो लग रहा है मुझे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आज सपैर में लोगों को पासपोर्ट्स जो हैं वीज़ा इजरा के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिन लोगों ने कल जमा करवाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाहौर से, क्योंकि करीब पड़ता है 5-6 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद जाने के लिए, तो कुछ लोग कल भी पहुँच गए थे और उन्हें 12 बजे से पहले वहाँ पर सबमिट करवा दिए थे, और उन्हें कहा गया था कि आप वेट करें, आपको शाम तक बताते हैं, लेकिन नहीं बताया गया था। और अभी जो लोग लाहौर से गए थे वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज उन्हें इस हवाले से जो पासपोर्ट्स हैं वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से उन्हें जाना पड़ता है, अगर उनका वीज़ा अटारी से लगता है और वो पैदल क्रॉस कर सकते हैं वाघा बॉर्डर को, तो फिर तो वो अमृतसर से पहुँचेंगे, टिकट वो जो फ्लाइट लेने की कोशिश करेंगे ताकि कल के ही औकात में वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है। जिन लोगों ने कराची से जाना है उनको अगर पोर्ट ऑफ एंट्री मुंबई मिलती है और मुंबई से वाया कतर जाते हैं या दुबई जाते हैं, तो उनको 7-7 8 घंटे का जो है वो स्टे पड़ रहा है। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अगर वो पहुंचते भी है तो या सेम डे पहुंचेंगे या चंद घंटे पहले पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि 14 तारीख का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का इतना हाई प्रोफाइल मैच है। लाहौर तो कराची वाले लाहौर जाके पैदल मेरा ख्याल है अगर पैदल की ओपनिंग, अगर पैदल एंट्री हो तो वो भी ऑफ कोर्स दैट इज ऑलवेज बेटर। आप वाघा अटारी क्रॉस करके अंदर चले जाएं, अगर ऐसा हो तो हो। फैंस के लिए, फैंस कोई उम्मीद रख सकते हैं, वरना तो जो जिन फैंस ने टिकट्स खरीद लिए थे वो भी जाया। अब देखिए, जिस तरह मीडिया जिसका पहला काम है रिपोर्ट करना, उनको इतनी मुश्किल से वीज़े दिए गए, उनके क्लियरेंस का कहा गया कि जी आपकी क्लियरेंस में वहाँ से जो उनकी मिनिस्ट्री है वहाँ से आने में ताख़ीर हुई है, तो आप हिसाब लगाएंगे। चले इनका तो एक स्क्रूटनी के तहत वहाँ पर प्रोसेस हुआ था, एक्रीडेट थे तमाम के तमाम ICC के साथ, और उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उनकी मिनिस्ट्री के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी तमाम तर कार्रवाई पूरी की और क्लियरेंस के बाद अपने हाई कमीशन को आगाह किया और हाई कमीशन ने फ़ोन किया। अगर अब यही प्रोसेस जो रैंडमली फैंस हैं उनका ये कितना टाइम टेकिंग होगा, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जर्नलिस्टों को 3 हफ्ते लग गए हैं ये पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए। तो फैंस जिन्होंने टिकट खरीदे हुए हैं, ऑनलाइन जाकर बुकिंग करवाई हुई है, कई लोग जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो उनके क्लियरेंस के लिए आप अंदाज़ा करें कि कितना वक्त लग सकता है। और उनका तो अगले आज या कल में पॉलिसी अनाउंस नहीं की जाती है, उनके पासपोर्ट नहीं लिए जाते। कब आएंगे मैच के फौरन बाद? जी 2 रोज़ के बाद हमें पता चला कि 14 को मैच है, तो 16 या 17 को वो लाहौर में वापस होंगे। अच्छा जी, बहुत ऑलराइट सोहेल, वी आर होपिंग कि नेक्स्ट टाइम वी स्पीक टू यू तो आप भी कहीं इंडिया में ही कहीं पहुंच गए हो और मैच जो है, और वहाँ से हमें रिपोर्ट भी करें, वहाँ से रिपोर्ट करें। लेकिन आपको पता है ना कि अगर जो चले भी जाएंगे और वहाँ होंगे, हर शहर का अपना एक थाने में जाना होता है, थाने में जाना होता है, आपको रिपोर्ट करना होता है, को भी जाना होता है। अगर एग्जाम्प्ट किया तो एग्जाम्प्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जिनको वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा, मतलब मैच परसों है और टूर्नामेंट तो कब का शुरू
हो चुका है, तो आपको लगता है वो एग्जाम्शन देंगे? अच्छा जी, 30 नवंबर से जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का आगाज़ हो रहा है, जिसमें 2 नौजवान पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपनी फिल्में दिखाएंगी। एक ने आज हमें ज्वाइन किया है जिनसे हम बात करेंगे, जिनका नाम है हिरा यूसुफज़ई और इनकी फिल्म है सुलेशिया। और हिरा ने ये फिल्म किस बारे में बनाई है ये बताएंगी हिरा खुद ही। अस्सलाम वालेकुम हिरा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइएगा, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपकी ये शॉर्ट फिल्म जा रही है, प्रेजेंट कर रही हैं आप, किस बारे में है फिल्म और कैसे पहुंची है ये इस प्लेटफॉर्म तक? First of all, thank you for having me, and thanks for the introduction. So basically, this film is called Solecia, and it's basically about displacement. और ये जो है ये एक there's a shelter, and this shelter is where there are a group of displaced women, and they've lost their loved ones, their family. So it's a dystopian film. A lot of it is, I mean, it gives you a sense of dystopia, sort of is a reflection of our reality. So yeah, this is what the film is about. All right, तो ये फिल्म तो आपने बना ली, कब आपने ये फिल्म बनाई और फिर यहाँ रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक आपने क्या नॉमिनेशंस भेजी, इसको प्रेजेंट किया, उसमें से शॉर्टलिस्ट हुई है, ये यहाँ तक इस स्टेज तक कैसे पहुँची? So ये जो है ये हमने लास्ट ईयर बनाई थी लाहौर में, और हमारी टीम like it's the labor of love, जिसमें we had an amazing team. It's produced by Favor Media. One of the producers include Hira Farooqi, Zayan Agha. It's written by Jonathan Sonnenberg and also co-written by me. So it's like a collaboration across multiple countries like US, Canada, Pakistan. And in addition to that, जो ये film है, it was made as I said, it was made last year. और जो producers हैं उन्होंने फिर ये भेजी Red Sea Film Festival में, which is in Saudi Arabia. And yeah, this is how we ended up here. By the way, like I also make documentaries. So and we have very few women in this. So it's a really wonderful opportunity to have like female voice. Like I'm a Pashtun. So it is pretty wonderful to be in a place like this. So yeah. So what किस तरह आप डिसाइड करती हैं कि किस टॉपिक पे ये टॉपिक चलेगा, ये टॉपिक जो है फिल्म फेस्टिवल्स में ज़्यादा इसको उठाया जाता है? आई मीन ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स टू मेक मूवीज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन. आप पिन पॉइंट करती हैं, ज़ीरो इन करती हैं, और फिर आप किस तरह डिसाइड करती हैं कि हाँ ये है चीज़ जिस पे हमें बात करनी चाहिए? Of course. So normally what we see, normally what I see is that they see this medium as a form of entertainment. Like, I see it as an opportunity to tell stories that matter, that are urgent, and that we really need to tell. I think if you look at the international landscape, तो इस तरह की जो पाकिस्तानी voice है, जो authentic voice है, वो rarely जो है वो represent होती है. तो we do when we collaborate with these production companies like Favor or my own production house, which is called Yusufzai Filmuna. This is an opportunity to tell our own stories that matter, like stories that are urgent, like such as climate change, displacement, rather than I mean, I'm not really really into stories that are just for entertainment, because मेरे ख्याल में they're just like illusion. Displacement की बात हो गई, ये हम सब ने पाकिस्तान के हर खित्ते में पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं. फिर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ और वजूहात की वजह से भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं, अपना घर बार छोड़ा है. और आपने अभी जैसे मेंशन किया, आपकी तो फिल्म प्रोडक्शन का नाम ही यूसुफज़ई फिल्म वाला है, जैसे आपने कहा. सो ऑलरेडी ख़वातीन कम है, फिर आप एक पख्तून बैकग्राउंड से हैं. सो हाउ डू यू इंस्पायर विमेन बैक होम? और जाहिर है एक बड़ी हर्डल्स भी होती हैं बाज़ लोगों को इस मकाम तक पहुंचने में जहां तक आप पहुंची हैं. टेल अस अ बिट अबाउट योर जर्नी. Yeah, so I think we have
like our Pashtun women are, I think, some of the most strong women, like, you know, ever, I think. And I think that there's a lot of passion in them. There's just so much. So I think we need to motivate, like, you know, women from different cultures, whether it's Pashtun women or from any other culture. I think they really need to be at the forefront telling their own stories, because we don't want other people to tell our stories. We should be the one telling our stories. And basically, I think I owe it to my parents, my family, especially like, you know, my father and my mother, who are who really supported me in this, because it can be really difficult for women to, like, you know, to be in media. Yes, I'm sure it must be. It can be really difficult, but you have made it this far, and we wish you best of luck for the festival as well. Hope you win a lot of awards for this film. Thank you for being with us, Anina. Thank you. बड़ा ही अच्छा लगता है हमें फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जब लोग आके दे फॉलो देयर ट्रू पाथ, और जो पैशन जिस चीज़ में हो वो चीज़ को आगे लेके जाएं। और साथ ही हम आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे।